बच्चों, आज हम पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और पॉलिटी में सबसे पहले जो पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, इसके पीछे बच्चों कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं आपको जानने में। 1757 से प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों में और जो यहाँ के लोग थे उनमें। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने प्लासी के युद्ध में ही बंगाल के ऊपर अधिकार हो गया था। इसके बाद में 1764 का बक्सर युद्ध हुआ। इस बक्सर युद्ध में भी उन्होंने बीट किया और अंग्रेज इसमें जीत गए। अब ये धीरे धीरे ये युद्ध चलते रहे और वो अपना जो व्यापारिक कार्य था उसको कम करके और राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसी प्रशासनिक और व्यापारिक जो था उसी में 1770 से लेकर और 1773 तक उसी समय भारत में अकाल पड़ गया। देखो, समझने वाली चीजें हैं, इनको ध्यान से समझना। उसी समय बंगाल या भारत में अकाल पड़ गया। ये अकाल पड़ गया तब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार को पता चला कि रियल में प्रशासनिक कार्य कैसे स्थापित करना है। तो हुआ क्या, वास्तविक रूप से ये जो अकाल गिरा उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक रूप से प्रॉब्लम हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का शासन स्थापित करने के लिए 10 लाख पाउंड, याद रखना, पूछा गया है, 10 लाख पाउंड का कर्जा मांग लिया। अब हुआ क्या, समझने वाली चीजें हैं कि ये ब्रिटिश सरकार से इन्होंने 10 लाख पाउंड का जो कर्जा मांगा था, इससे पहले ये लोग आए व्यापार करने के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत के ऊपर क्या करने लग गए, प्रशासनिक नियंत्रण। इस प्रशासनिक नियंत्रण में प्रशासन चलाने के लिए खर्चा तो चाहिएगा, स्वाभाविक था। इन्होंने 10 लाख पाउंड की जो डिमांड की तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से कर ली, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार थी जो वो चाह रही थी कि रियल में भारत के ऊपर क्या चल रहा है आखिर भारत में, उसका हमें मालूम चलना चाहिए। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी वो संसदीय नियंत्रण स्थापित करना चाह रही थी। अब इन लोगों ने 10 लाख पाउंड का जो कर्ज मांगा था ब्रिटिश सरकार से, ये 10 लाख पाउंड का जो कर्जा मांगा इन लोगों ने, ये ब्रिटिश सरकार ने दे तो दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार बोली कि भाई हमारा प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा, आखिर आप लोग चुकाओगे कि नहीं इसको, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो 1770 से लेकर और 73 तक ये अकाल पड़ा और उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का नियंत्रण हो गया, यानी संसदीय नियंत्रण हो गया किसके ऊपर, भारत के ऊपर। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे शासन संचालित करने के लिए फिर क्या करना पड़ा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट स्थापित करना पड़ा। यानी देखो बच्चों, कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो उसके लिए रेगुलेट करने के लिए, शासन स्थापित करने के लिए हमें कार्य तो करना पड़ेगा। तो आगे ये संसदीय नियंत्रण कैसे आगे कार्य किया, उसी का नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन आपके यहीं से पुटअप होंगे 1773 से ही। 1773 में यहाँ का जो पीएम था ब्रिटेन का, लॉर्ड नॉर्थ। इस लॉर्ड नॉर्थ की एक गुप्त संसदीय समिति थी। ये गुप्त संसदीय समिति ने ही सुझाव दिया कि रेगुलेटिंग एक्ट स्थापित किया जाए शासन संचालित करने के लिए, और तभी से रेगुलेटिंग एक्ट भारत के ऊपर स्थापित हो गया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ, क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, अभी तक का
जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, वो था वारेन हेस्टिंग्स। इस वारेन हेस्टिंग्स से ही क्वेश्चन पुट अप होता है कि जो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन, सॉरी, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। यानी आपका जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो यहां से होता है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लगा था उसमें जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था या लॉर्ड नॉर्थ बुर्क की जो गुप्त समिति थी, उस गुप्त समिति ने सुझाव दिया था कि रेगुलेटिंग एक्ट स्थापित किया जाए। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। और जो प्रथम बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। आपका क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। हाँ तो बच्चों, जो वारेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ये जो वारेन हेस्टिंग था, जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो इसमें बंगाल के अधीन बंबई और मद्रास, बंबई और मद्रास, यानी इसके साथ बंगाल के साथ बंगाल के अधीन ही कर दिया गया बंबई और मद्रास को भी। ये प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही कर दिया गया बंबई को और मद्रास को। अब बंबई और मद्रास जैसे ही अधीन किए तो कार्यभार बढ़ गया, स्वाभाविक था कि गवर्नर जनरल का कार्यभार बढ़ गया और कुछ नियम और उपनियम भी बने। तो नियम और उपनियम, इन्हीं नियम और उपनियमों को ही अध्यादेश, यानी गवर्नर जनरल को अब अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। और ये जो अध्यादेश था, इस अध्यादेश को जारी करने के लिए वह पीएम की और संसदीय समिति, जो संसद थी, इन दोनों की, यानी सचिव और प्रधानमंत्री की अनुमति सबसे पहले जरूरी थी कि कोई भी अध्यादेश अगर गवर्नर जनरल जारी करता है, कोई भी नियम अगर जारी करता है तो उसको उसकी पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य परिषद का गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे। ये 4 सदस्य, देखो इस शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं मैं, यानी ये जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, इस वारेन हेस्टिंग की सहायता के लिए, क्योंकि कार्यभार बढ़ गया तो स्वाभाविक था कि उसकी सहायता के लिए कुछ और लोगों की आवश्यकता थी। तो 4 सदस्यीय समिति एक बनाई गई। इस 4 संसदीय समिति से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, यानी 4 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में और जोड़ दिए गए। और वो 4 सदस्य थे CM, BF। अब देखो इसको एकदम शॉर्टकट में मैंने किया है, क्लेवरिंग, यानी एक सदस्य का नाम था 4 सदस्य में से क्लेवरिंग, दूसरे का था मानसन या मोनसन भी बोला जाता है इसको, तीसरा सदस्य था बोरवेल और चौथा सदस्य था फिलिप। यानी ये 4 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में और जोड़ दिए गए। अब एक तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और उसके साथ में 4 सदस्य और जोड़ दिए गए, यानी 5 सदस्यीय समिति की स्थापना हुई। बाद में आगे जाकर इसमें से एक सदस्य हटा देते हैं और चौथा सदस्य मेकाले विधि सदस्य के रूप में जोड़ते हैं 1833 में। तो बच्चों ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो मुख्य मुख्य बातें थी एक बार हम लोग दोबारा से, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था
वो 1757 के प्लासी के युद्ध से ही उसकी शुरुआत हो गई थी और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में कुछ नियम बने और उसी को फिर रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ये रेगुलेटिंग एक्ट बना, इसके पीछे भी एक संसदीय समिति की घटनाएं हैं कुछ, जैसे 1770 से 73 के बीच में बंगाल में अकाल पड़ गया था और बंगाल में अकाल पड़ने के कारण से जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, वही कंपनी शासन संचालित करने के लिए ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पौंड का कर्जा मांगा कि हमें शासन स्थापित करने के लिए 10 लाख पौंड की आवश्यकता है। तो ब्रिटिश सरकार तो खुद चाह रही थी कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर क्या रही है उसका पता तो चले। तो जैसे इन लोगों ने कर्जा मांगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वैसे ही ईस्ट ब्रिटिश कंपनी जो सरकार थी, संसदीय नियंत्रण था, उसने अपनी एक संसदीय समिति के द्वारा ये सिफारिश की कि भाई उसके ऊपर कंट्रोल भी किया जाए और रेगुलेटिंग एक्ट स्थापित कर दिया जाए। रेगुलेटिंग एक्ट स्थापित हुआ उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ था और इसकी एक गुप्त समिति के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट बना और इसी रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का वो था वारेन हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग की हेल्प के लिए ही 4 सदस्यीय समिति बनाई गई और उसमें बंबई और मद्रास उसका कार्यभार बढ़ा दिया गया। ये जो 4 सदस्यीय समिति थी उस समय गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए बनी थी। 4 सदस्य कौन कौन थे? क्लेवरिंग, सीएम, बीएफ यानी सीएम का बॉयफ्रेंड, कौन कौन? क्लेवरिंग, मॉनसून, बोरवेल और फिलिप। तो ये नियम और उपनियम, अब यहीं पे गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अध्यादेश के बारे में मैं एकदम शॉर्टकट में बच्चों आप लोगों को बताना चाहूंगा। राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा या संसद नहीं चल रही हो, तब कोई अगर रूल एंड रेगुलेशन बनाना हो तो उसको अध्यादेश बोला जाता है। 6 महीने के लिए वैलिड होता है और 6 महीने के बाद में जैसे ही संसद स्टार्ट होती है तो 42 दिन या 6 सप्ताह में उसको पास करना आवश्यक है। अगर पास हो जाता है तो रूल एंड रेगुलेशन बन जाते हैं और अगर नहीं होता है तो वहीं पे वो फिनिश हो जाता है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को। ठीक है, और 4 सदस्य समिति उसकी हेल्प के लिए बनाई गई थी। थैंक